स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल जे केमिक्स में। आज करने वाले जीओसी का लेक्चर नंबर 2। आई होप अपने लेक्चर नंबर 1 देखा होगा, तो फटाफट लेक्चर 1 को हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो लेक्चर 1 में हम लोग ने सबसे पहले पढ़ा था इंटरमीडिएट क्या होता है। इंटरमीडिएट बताया गया था आपको कि जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो उनके बीच में उसको बनाने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो होता है इंटरमीडिएट। अब ये 2 टाइप से होता है, या तो हम लोग इंटरमीडिएट यूज ना करें या फिर हम लोग इंटरमीडिएट यूज करें। इंटरमीडिएट हम लोग एक भी यूज कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं। तो इंटरमीडिएट क्या होता है? ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग जो भी यूज करते हैं वो हमारे इंटरमीडिएट होते हैं। अब इंटरमीडिएट होते कौन कौन से? तो एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल, सबसे पहले C+ कार्बोकेटायन, C- कार्बो एनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन सिंगलेट, कार्बन ट्रिपलेट, नाइट्रीन, बेंजीन। कौन कौन से? कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन सिंगलेट, कार्बीन ट्रिपलेट, नाइट्रीन और हमारा आता है बेंजीन। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं इंटरमीडिएट। अब इसके बाद हमने पढ़ा था बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है। ठीक, तो बॉन्ड क्लीवेज में हमारे दो ए और बी मान लिया कोई कंपाउंड है। अब ये दो तरीके से टूटेगा, एक तो होगा होमोलिटिक फ्यूजन, होमोलिटिक फ्यूजन, और दूसरा होगा हेट्रोलिटिक फ्यूजन। ठीक है, होमोलिटिक फ्यूजन में क्या होता है? दोनों के ऊपर डॉट आते हैं, यानी कि दोनों फ्री रेडिकल होता है। फ्री रेडिकल, जहाँ फ्री रेडिकल है यानी कि इक्वली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वो हमारा होता है होमोलिटिक फ्यूजन। अब हेट्रोलिटिक फ्यूजन क्या होता है? जिसमें अनइक्वली इलेक्ट्रॉन टूटते हैं। जैसे या तो ए पे प्लस आ गया, बी पे माइनस, या फिर ए पे माइनस, बी पे प्लस। तो यहाँ पे एक बनता है हमारा कार्बोकेटायन और एक बनता है कार्बो एनायन। होमोलिटिक फ्यूजन में बनता है फ्री रेडिकल, और दोनों ही हमारे इक्वली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं। हेट्रोलिटिक में बनता है कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन, अनइक्वली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था क्या? फैक्टर। तो फटाफट फैक्टर देख लेते हैं। हमारा पहला फैक्टर क्या था? सनलाइट। ठीक है, हेडिंग फैक्टर। फैक्टर में सबसे पहले क्या पढ़ा था? सनलाइट यानी कि यूवी रे। दूसरा था हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, हाई टेम्परेचर। गैसियस फेज, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, फ्री रेडिकल, और इन द लास्ट मेटल। हमारे फैक्टर कौन कौन से होते हैं? सनलाइट या यूवी रे, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, गैसियस फेज होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है, फ्री रेडिकल होता है और मेटल होता है। इसके बाद हम लोग ने पढ़ा था होमोलिटिक फ्यूजन और हेट्रोलिटिक फ्यूजन। तो होमोलिटिक फ्यूजन में हेडिंग डालिए, होमोलिटिक फ्यूजन या फिर बॉन्ड। बॉन्ड, होमोलिटिक बॉन्ड में क्या था? इक्वल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें भी हमारा इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो हमारा होमोलिटिक फ्यूजन होता है। जैसे कोई भी रिएक्शन करवाए CH4+ Cl2 HV रे की प्रेजेंस, यानी कि हमारा फैक्टर क्या यूज है? यहाँ पे HV सनलाइट का यूज किया और हमारा CH3Cl बना और साइड प्रोडक्ट HCl निकला। तो यहाँ पे कैसे आएगा? इक्वली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसके ऊपर पॉइंट प्लस Cl के ऊपर पॉइंट। ठीक, ये हमारा होता है होमोलिटिक फ्यूजन। अब इसी तरीके आता है हेट्रोलिटिक फ्यूजन। फ्यूजन या फिर बॉन्ड, एक मिनट को, बॉन्ड। इसमें क्या होता है? एनी रिएक्शन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो हो, इलेक्ट्रॉन अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसके इस टाइप के फ्यूजन को हम लोग क्या कहते हैं? होमोलिटिक बॉन्ड। जिसमें हमारा कोई भी कंपाउंड लिया, ये Cl, इसकी रिएक्शन हमने करवाई, एक मिनट, H2O से। तो यहाँ पे हमारा H+ OH- में टूटा, ये हमारा प्लस और माइनस टूटा। प्लस वाला माइनस से अट्रैक्ट करेगा और माइनस वाला प्लस से। तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ OH लगेगा प्लस HCl
एज द साइड प्रोडक्ट निकलेगा। तो हेटेरोलिटिक फ्यूजन बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। होमोलिटिक होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसके बाद हमारे लास्ट टॉपिक था इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ई डी ई। ई से इलेक्ट्रॉन, डी से डिस्प्लेसमेंट, ई से इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होता है? जब कोई मॉलिक्यूल होता है विशेष, कोई भी स्पेसिफिक एटम होता है या फिर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को अपनी ओर खींचता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ये हमने देखा था। तो ये हमारे टू टाइप के थे। पहला था परमानेंट, दूसरा था टेम्परेरी। ठीक, परमानेंट हमारे थ्री टाइप के होते हैं। ठीक, पहला इंडक्टिव, दूसरा रेजोनेंस और तीसरा हाइपर कंजुगेशन। टेम्परेरी हमारे टू टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है इंडक्ट्रोमेट्रिक और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमेट्रिक। ठीक, तो यहाँ तक कि हमारे लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे। अब आज हम लोग पढ़ने वाले इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो इनको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के लिए सबसे पहले आप फटाफट एक डिफिनेशन लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग समझाते हैं ये होता क्या है। व्हेन अ कोवेलेंट, ये आपके नोट्स के लिए पूरा करवाया जा रहा है। इसके अलावा आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे IUPAC का ऑलरेडी शॉर्ट नोट प्रोवाइड करवा दिया है। तो आप जाके वहाँ से लिंक डाउनलोड कर सकते हैं और उनको पढ़ें। इन पोलर कोवेलेंट। पोलर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, इनके हम लोग पोलर कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? वह ना कोवैलेंट बॉन्ड, कोई कोवैलेंट बॉन्ड होता है, फॉर्म बनता है एटम ऑफ डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो एटम होते हैं उनके डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिव। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर टूवर्ड मोर इलेक्ट्रॉन एटम ऑफ द बॉन्ड सच शिफ्ट इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज पोलर कोवैलेंट होते हैं। जो अपनी ओर पोलर कोवैलेंट होते हैं वो टूवर्ड होते हैं, अपनी तरफ की ओर खींचते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये होते हैं हमारे इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ तक हो गया आपका। अब आगे इंडक्शन। द शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन एंड इंडक्शन। इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है? द दिस शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस इज नोन एज इंडक्शन। अब लिखो मेन। ड्यू टू दिस इंडक्शन urgent atom gets affected and developed polarity. This is known
एच इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, जो इंडक्शन होता है, इंडक्शन क्या होता है? द शिफ्टिंग ऑफ डेंसिटी ऑफ नोन एज इंडक्शन। डेंसिटी की शिफ्टिंग को ही हम लोग इंडक्शन कहते हैं। तो ड्यू टू दिस इंडक्शन एजेंट फ्रॉम गेट इफेक्ट एंड डेवलप पोलरिटी, दिस इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट होता है। अब इसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट के कुछ हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, देन हम लोग इसको समझेंगे क्या होता है। यहाँ तक हो गया आपका। अब हेडिंग डालिए प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, तो सबसे नंबर पहली वन प्रॉपर्टी लिखिए, इट इज परमानेंट एंड पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये तो एक तो पहला ये परमानेंट होता है, दूसरा होता है पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है उसका पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है। और कहीं कहीं आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया कि परमानेंट इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, और पहला डाल दिया इंडक्टिव इफेक्ट, फिर रेजोनेंस इफेक्ट, फिर हाइपर कंजुगेशन और इंडोमेरिक, ये सारे इफेक्ट डाल के पूछा परमानेंट कौन सा होता है, तो आपको बताने होंगे कि परमानेंट कौन कौन से होते हैं। और अगर आपको ये सारे दे दिए, जैसे यहाँ पे इंडक्शन दे दिया, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन, यहाँ रेजोनेंस, और यहाँ पे आपको दे दिया इलेक्ट्रोमेरिक, तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे परमानेंट कौन सा नहीं होता, तो आप टिक करोगे कि हमारा ये परमानेंट नहीं होता है। तो ये चीज़ें, एक छोटे छोटे पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरी हेड पॉइंट लिखिए, इट इज परमानेंट इफेक्ट एंड वीक इफेक्ट। ये परमानेंट होता है और वीक इफेक्ट होता है, मतलब इसका इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता है। अगर बात वहाँ रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन की आ जाएगी तो इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा सा वहाँ पे लो पड़ जाता है। तीसरा पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रॉन विल नेवर चार्ज इट्स एटॉमिक ऑर्बिटल। ऑर्बिटल, पहला क्या हमने लिखवाया, इट इज परमानेंट एंड पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इट इज परमानेंट इफेक्ट एंड वीक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विल नेवर चार्ज इट्स एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ तक कि 3 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। अब ऊपर का आपने लिख लिया होगा, चौथा पॉइंट लिखते हैं। और ये सारे पॉइंट आप अपने कॉपी में बना के रखिए, क्योंकि ये सभी आपके नोट्स हैं। ठीक है, जितने अच्छे आप नोट्स बनाएंगे लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा आपके रिवीजन टाइम में। और ये IIT और नेक्स्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट नेक्स्ट वगैरह में पूछे जाते हैं। वहाँ पे आपसे ज़्यादा डिटेलिंग नहीं, आपसे वहाँ पे पॉइंट आपकी थ्योरी कितनी अच्छी वो पूछे जाएंगे। देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट इज एन एडिटिव। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा इफेक्ट जो होता है वो एडिटिव नेचर शो करता है, तो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो एडिटिव नेचर जो होता है वो शो करता है। एंड द लास्ट वन, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। ये डिस्टेंस डिपेंड इफेक्ट होता है, मतलब इसमें डिस्टेंस जो होती है वो मायने रखती है। डिस्टेंस जितनी ज़्यादा उतना इफेक्ट का हमारा जो असर होता है वो कम होता है। डिस्टेंस इंक्रीज इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज। जितना ही ज़्यादा हमारे जो डिस्टेंस होती है वो बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो कम होता है। तो इसको कैसे आप लिख सकते हो, डी से डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा, डिस्टेंस बढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट कम हुआ। सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, ये एक परमानेंट है और इसके साथ ये पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करता है। दूसरा क्या था, इट इज़ परमानेंट इफेक्ट एंड वीक इफेक्ट, ये परमानेंट के साथ साथ वीक इफेक्ट भी था। थर्ड वन, इलेक्ट्रॉन विल नेवर चेंज इट्स एटॉमिक ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन अपने जो ऑर्बिटल होते हैं उसको कभी चेंज नहीं करते हैं। फोर्थ था हमारा इंडक्टिव इफेक्ट इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी। और लास्ट वन,
इट इज अ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, एज डिस्टेंस इंक्रीज इफेक्ट इंक्रीज। ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये छोटे छोटे प्रॉपर्टी आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग समझते हैं क्वेश्चंस को। फाइंड द ऑर्डर ऑफ चार्जेस। यहाँ पे आपको चार्जेस का जो है वो ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, डेल्टा। अब यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा चार्ज कहाँ होंगे और सबसे ज़्यादा कम कहाँ होंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा होंगे डेल्टा वन में, क्यों? क्योंकि ये फ्लोरीन के सबसे ज़्यादा पास में है, ये सबसे ज़्यादा निगेटिव लेके बैठा, वो निगेटिव लेके बैठा, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा ही होगा इसकी वजह से। फिर उसके बाद आता है इस पे डेल्टा टू पे, फिर डेल्टा थ्री, ये 8 नहीं है। ठीक है, कि ये कह दो कि मैम आपने तो यहाँ पे मैथ पढ़ानी शुरू कर दी, नहीं नहीं, ये डेल्टा है। फिर आता है डेल्टा फोर। अब कैसे ये हुआ कि आपको पता चला कि मैम डेल्टा वन के बाद डेल्टा टू ही आना है, क्या ये डिस्टेंस पास में नहीं दिख रही है? तो ऐसा नहीं होता। देखो, अभी आपको बताया गया था कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा। यहाँ पे डेल्टा फोर सबसे ज़्यादा दूर है तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम है। यहाँ पे डेल्टा वन सबसे पास है तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा है। तो ऑर्डर क्या होगा? डेल्टा वन ग्रेटर देन डेल्टा टू, ग्रेटर देन डेल्टा थ्री एंड डेल्टा फोर। अब इसी तरीके आप फ्लोरीन को यहाँ ना लगा के, ठीक है, फ्लोरीन को ये यहाँ लगा दोगे तो यहाँ पे आपका सबसे पास में डेल्टा थ्री होगा, फिर डेल्टा फोर और डेल्टा टू तो पास में होगा, यानी कि दोनों इक्वल होंगे। जैसे सबसे ज़्यादा डेल्टा थ्री ग्रेटर देन डेल्टा फोर इक्वल डेल्टा टू, फिर ग्रेटर देन डेल्टा वन, और यहाँ पे डेल्टा फाइव होगा तो ग्रेटर देन डेल्टा फाइव। तो यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा, और डिस्टेंस घटेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा। तो ऑर्डर ऑफ आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब इसको बताते हैं कि हमारे टाइप होते हैं। जिस तरीके आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हमारे टाइप के होते हैं, उसी तरीके होता है जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये भी टू टाइप का होता है। मेन टू टाइप के होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप। तो सबसे पहला होता है हमारा कार्बन हाइड्रोजन जुड़ा है। ठीक है, कोई ना ज़्यादा माइनस है ना कोई ज़्यादा प्लस है, इक्वली हो रहे हैं, तो ये हमारा होगा रेफरेंस, यानी कि हमारा इंडक्टिव इफेक्ट जीरो होगा। ठीक है, सेकंड वन आता है हमारा कार्बन, कोई ए से जुड़ा है। ठीक है, और ए मान लो माइनस है प्लस है कुछ भी है, तो जो हमने माना है यहाँ पे ए हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब ये हमारा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। ए क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जीपी का मतलब ग्रुप। थर्ड आता है हमने ले लिया सी और बी, यहाँ पे बी क्या हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि जो है इलेक्ट्रॉन देगा, जो कहेगा कि नहीं मेरे पास इलेक्ट्रॉन काफी है मैं इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। तो बी मान लिया हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो क्या होगा? पहला हो सकता है यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट जीरो रेफरेंस, फिर सेकंड हो सकता है जहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, और थर्ड हो सकता है जहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि प्लस आई। तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। प्लस आई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस आई से। अब इसके लिए आप सबसे पहले इसकी हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद जानेंगे कि ये होता क्या है। ठीक, मतलब साथ में ही जानेंगे। व्हेन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर shifted away from any atom
और ग्रुप with respect to CH bond, then atom or group show electron donating effect। when bonded pair, जो bonded pair होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते हैं अवे फ्रॉम एनी एटम और ग्रुप। किसी डोनेटिंग का मतलब होता है वो किसी को देंगे तो इलेक्ट्रॉन जब वो शिफ्टेड करते हैं CS बॉन्ड में एटम, तो ग्रुप जो होता है वो डोनेटिंग इफेक्ट शो करता है, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। ठीक, ये डेफिनेशन आपने लिख ली होगी, लिख लिया। अब आगे, ओके सॉरी सॉरी, ठीक है। अब देखो प्लस आई हम लोग देखेंगे कैसे, कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को पता कैसे चलेगा इसका प्रायोरिटी ऑर्डर। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग चेक करते हैं कि हमारा निगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक, निगेटिव चार्ज। दूसरा एल्किल, CH, एल्किल जुड़े होने चाहिए, CI या CC ओनली। ठीक, थर्ड वन लेस EN, देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से लेस EN होनी चाहिए। तो प्लस आई के लिए सबसे पहले हम लोग नेगेटिव चार्ज देखते हैं, फिर एल्किल ग्रुप देखते हैं, फिर लेस EN, देन हाइड्रोजन देखते हैं। यहाँ तक नोट हो गया, हो गया ना। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया, सबसे पहले हमारा सबसे आगे क्या होता है, CH2 माइनस, फिर ग्रेटर देन होता है माइनस NH। ठीक है, उसके बाद इसके बाद आता है O माइनस, क्यों, क्योंकि जो हमने लिखवाया था लेस EN होनी चाहिए, जो EN है वो लेस होनी चाहिए। यहाँ पे EN ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज़्यादा है। ठीक, तो यहाँ पे EN का हमारा ऑर्डर क्या होगा, ये कैसे पता चला, जो हमारी EN का ऑर्डर होता है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, देन कार्बन। ठीक, सबसे ज़्यादा क्या होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। तो उसी तरीके लेस EN होनी चाहिए, तो सबसे ज़्यादा कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। यहाँ तक पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, एक मिनट, ठीक है, ऊपर वाला इरेज कर दे, नोट हो गया होगा आपका। नीचे देखो, यहाँ पे आपको बताया था कि एल्किल ग्रुप सेकंड, पहला थर्ड पॉइंट हमने प्रूव कर लिया EN वाला। अब सेकंड आता है एल्किल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उतना ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन को, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, यानी कि ये तीन तीन तरीके से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा कार्बन यहाँ पे कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। सबसे ज़्यादा खुशी इसको ही होगी, क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसको यहाँ से आराम से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, सबसे बढ़िया से ये खुश है, इसके पास सबसे ज्यादा एल्किल ग्रुप है। तो सबसे आगे कौन सा होगा, 1। फिर आते हैं, देखते हैं इसमें, इसमें तो एक भी नहीं है, यानी कि ये वाला हमारा सबसे लास्ट होगा। फिर आता है इसमें, इसमें 3 थे, इसमें 2 हैं डोनेटिंग ग्रुप, तो सेकंड वन सबसे ज्यादा अच्छा होगा, थर्ड। फिर आता है इसमें, इसमें एक है डोनेटिंग ग्रुप, इसके बाद आता है फोर्थ, तो सबसे अच्छा होगा 1, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सेकंड। हो गए यहाँ तक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। अब प्लस आई सीरीज लिख लीजिए आप, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है प्लस आई सीरीज में। ठीक है, प्लस आई सीरीज का बहुत कंफ्यूजन होती है कि मैम कहाँ से ले कहाँ से ले, तो ये हमने एनसीईआरटी से उठाई है डायरेक्ट। तो प्लीज़ बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना क्रिएट करेगी, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, CH2 माइनस, फिर उसके बाद NH, फिर 3 का मतलब होता है 3 डिग्री कार्बन, फिर 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, CT3, CD3 और CH3। ठीक, तो ये होती है हमारी प्लस आई सीरीज। यहाँ तक हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप।
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को हम लोग डिनोट करते हैं माइनस आई से। किससे? जिस तरीके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को प्लस आई से करते हैं, उसी तरीके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को माइनस आई। अब आपने सोचा ये माइनस और प्लस का खेल क्या है, तो डोनेटिंग का मतलब देखो, मेरे पास प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन हमने दिया, मान लो ये हम है, ठीक, ये हमने हमने इलेक्ट्रॉन दिया किसी को, तो मेरा इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, तो मेरे ऊपर क्या बचा? केवल प्लस ही तो बचा, बचा ना। उसी तरीके यहाँ पे मेरा कोई दोस्त है, उसके पास भी प्लस और माइनस है, ठीक, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया हमसे, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो अब इसके पास माइनस की संख्या ज़्यादा हो गई ना, तो इसके पास सबसे ज़्यादा अधिकता क्या हो गई? माइनस की। तो हमने इसको अपना माइनस इसको दे दिया, तो मेरे पास क्या हो बचा? केवल प्लस, तो हम हो गए प्लस आई, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग देने वाले। और इसके पास मेरा मेरा एक माइनस आई ज़्यादा हो गया, तो ये हो गया माइनस आई, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन लेने वाला। तो प्लस आई और माइनस आई का आपको डिफरेंस समझ आया अच्छे से? ठीक। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दीजिए, आपके यहाँ पे सारे सारे आपकी कंफ्यूजन दूर की जाएगी, जितना हो सके उतने आपके कमेंट्स के रिप्लाई किए जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। व्हेन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड टूवर्ड्स एनी एटम और group with respect to CH bond, then atom or group show electron withdrawing effect। वह जब बॉन्ड पेयर होता है, जो शिफ्ट होता है टूवर्ड, देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में क्या था? शिफ्ट होता है अवे, दूसरे की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट होता है, कोई एटम ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू सी एस, तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जैसे अभी आपको पीछे मैंने बताया था, मेरे और मेरे दोस्त का, मैंने दिया, मेरी तरफ से शिफ्ट हुआ उसकी तरफ, तो हम देने वाले बन गए, और उसने मेरी से अपनी तरफ टूवर्ड अपनी तरफ खींचा, तो वो लेने वाला बन गया, यानी कि विड्रॉइंग बन गया। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की आपको डिफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। तो वो इतनी बड़ी बड़ी इंग्लिश लिखी जा रही है ताकि आप ये ना कहें कि मैम आपने नोट्स नहीं बनवाए, ये सभी आपके नोट्स के, बाकी आपको समझना चाहिए। जितना अच्छे से आप समझेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों के लिए आज के समय एक सबसे बड़ा डर है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे होगी, क्योंकि इनऑर्गेनिक तो रट लिया, पर ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ऑर्गेनिक के लिए आपके सबसे पहले बेसिक होने चाहिए मजबूत, और बेसिक में आपको IUPAC, जिसका पार्ट आपको IUPAC लिखना, और कॉमन नेमिंग, जो कि हमारा IUPAC का लास्ट लेक्चर है, जिसको आप अच्छे से कर सकते हैं अगर आपको बेसिक अच्छा करना है। और सेकंड वन आता है GOC पूरी। अगर आपने GOC और आइसोमरिज्म पूरा अच्छे से कर लिया, तो आपकी पूरी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी पकड़ होगी। अब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई सी भी चैप्टर कर लो, तो वहाँ पे आइसोमरिज्म GOC जहाँ लग जाएगी, वो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल हो जाएगा। और जितने बच्चे ये सोचते हैं मैम रिएक्शन कर लेंगे तो मेरा हो जाएगा, तो नहीं, रिएक्शंस के साथ आपको आइसोमरिज्म और GOC पूछी जाती है, और वहीं पे बच्चों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसलिए GOC सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बहुत अच्छे से करना चाहिए। आ गया। अब इसकी डिफिनेशन के बाद इसके देखते हैं माइनस आई फैक्टर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जिस तरीके प्लस आई के लिए हमारा निगेटिव चार्ज था, उसी तरीके माइनस आई के लिए हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरा पार्शियल प्लस चार्ज, और थर्ड, जिस तरीके वहां पे EN लेस थी, उसी तरीके यहाँ पे EN हाई होनी चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यानी कि हेलोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अब माइनस आई सीरीज ये आपने लिख लिया अच्छे से, हो गया। अब अब करते हैं हम लोग माइनस आई सीरीज फटाफट। माइनस आई सीरीज, माइनस आई सीरीज सबसे पहले आता है हमारा NF3 पॉजिटिव चार्ज,
ये होती है माइनस आई सीरीज। माइनस आई सीरीज अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन करते समय आपको देखना होता है कि हमारा कौन से पहले आता है। जैसे कोई क्वेश्चन में NF3 और NH3 दोनों है, तो आपको पता होगा कि हमारा NF3 आगे आता है, तो आप सबसे पहले उसको टिक कर लोगे कि हमारा NF3 वाला ज़्यादा होगा NR3 से। तो माइनस आई प्लस आई सीरीज बहुत अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा। हो गया, हो गया अच्छे से। अब ठीक, अब आता है कार्बोकैटायन माइनस आई के लिए। जब हम लोग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी वगैरह देखते हैं, कार्बोकैटायन, ठीक है, प्लीज बैकग्राउंड म्यूजिक को इग्नोर करें, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस प्लस आई के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 माइनस आई के, ठीक है। कैसे? कार्बोकैटायन होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि हमारा प्लस आई जितना अच्छा होगा कार्बोकैटायन भी हमारा उतना ही अच्छा शो होगा। और माइनस आई को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, माइनस आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब लास्ट हेडिंग डालिए इसके टॉपिक की, स्टेबिलिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। हमारे लेक्चर की लास्ट हेडिंग होती है स्टेबिलिटी बाय इंडक्टिव इफेक्ट। तो कार्बोकैटायन की अभी हमने देखी है, अब देखते हैं कार्बो एनाइन की, यानी कि कार्बो एनाइन एक साथ लिख लें हम, आपको बता दें। कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई और 1/-आई के प्रोपोर्शनल होता है कार्बोकैटायन। और ये कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल दोनों की होती है, फ्री रेडिकल, क्योंकि जब भी आपसे कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पूछी जाएगी तो आप इंडक्टिव इफेक्ट से ऐसे ही शो करके बताएंगे कि जिसका माइनस आई सबसे ज़्यादा होगा उसकी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। उसके बाद आता है कार्बो एनायन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि जहाँ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आ जाएंगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, वहाँ कार्बोकैटायन बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा माइनस आई और 1/+आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कार्बोकैटायन का आपने पढ़ लिया, तो कार्बो एनायन का जस्ट उसका उल्टा होता है। यहाँ तक कि आपको इंडक्टिव इफेक्ट पूरा कंप्लीट होता है। आपको अगर इंडक्टिव इफेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप उसको बताएं। और अगर आपको जैसे बहुत से बच्चों के मैसेज आते हैं कि मैम आपसे कुछ डिस्कस करना है, कोई पर्सनली बात करनी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम में उसको फॉलो करें और वहाँ पे जाके आप मुझे DM करेंगे तो आपको आपके सारे क्वेश्चंस, आपसे बात भी करेंगे, आपसे सारे क्वेश्चन के आपके रिप्लाई भी करेंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए कि मैम हमारे साथ कनेक्ट नहीं, मैं हमेशा आपके साथ कनेक्ट रहूँगी और हूँ भी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। और इसी तरीके के लिए और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जितने भी बच्चे देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ जितना हो सके उससे ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियोस मोटिवेशन लाऊंगी। साथ ही आप इसको शेयर करें ताकि आपके तरीके और भी बच्चे जिनको प्रॉब्लम होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनके तक मेरी ये वीडियो पहुँचे। लास्ट आता है कि यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि मैं स्टार्ट कर दूँ वो PYQs, ठीक है, जेई के और नीट IIT वगैरह के। तो प्लीज़ सजेस्ट करें कि मैं आप जेई वगैरह के अभी से स्टार्ट कर दूँ या सितंबर वगैरह से स्टार्ट करूँ आपके PYQ। तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।